बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, सभी साईं भक्तों को साईं आशुतोष जी का प्यार भरा नमस्कार और एक प्यार भरा ओम साईं राम। एहसास साईं के फेसबुक पेज पे आज लाइव आने का मौका मिला है बाबा की कृपा से, और मेरे एहसास साईं टीम के जो मेरे भाई हैं उन लोगों के माध्यम से आज अपने कुछ बाबा से जुड़े एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। भक्तों, यूँ तो एक्सपीरियंस बाबा के साथ अनेक हैं, बहुत एक्सपीरियंस है बाबा जी के साथ, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत हैं। अगर पूरे एक्सपीरियंसेस आपको बताना चाहूँ तो शायद मेरे फ़ोन में इतनी स्टोरेज भी नहीं होगी कि इतनी बड़ी वीडियो बन पाए और एक दिन भी काफ़ी कम पड़ेगा। फिर भी कुछ चुनिंदा एक्सपीरियंसेस जिनसे बाबा के साथ मैं इस तरह जुड़ा कि पूरी ज़िंदगी बाबा के नाम कर दी। 2005 में मुझे याद आता है 2005 तक हमारे घर में कोई भी बाबा को जानता नहीं था, मानता नहीं था। हमें कुछ पता ही नहीं था बाबा के बारे में कि बाबा जी कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है बाबा जी के बारे में, क्या कुछ नहीं पता था। 2005 में सडनली मेरे फादर की तबीयत खराब हुई। तो मेरे फादर की दिल्ली से पोस्टिंग, अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, उस टाइम पे मेरे फादर की पोस्टिंग जो थी वो दिल्ली से करीब 200-250 किलोमीटर दूर यहाँ से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर पापा की पोस्टिंग थी। तो वो एक छोटी सी जगह है, एक विलेज है, बट जो सोसाइटी है वो काफ़ी हाईटेक है, बट इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर रात को पापा की तबीयत ख़राब हुई। हम लोग आनन फानन में वहाँ से उन डॉक्टर्स ने बताया कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है और इट्स अ मेजर हार्ट अटैक। सो डॉक्टर्स ने आनन फानन में एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई और हम लोगों को बोला कि आप दिल्ली जाइए, हमारे पास यहाँ ट्रीटमेंट के लिए अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स और फैसिलिटी नहीं है। मन बहुत घबरा गया। छोटे छोटे से थे हम, ज़्यादा बड़े नहीं थे। मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, मेरा तीसरा नंबर है अपने घर में, तो मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, सबसे बड़े भैया सुरेंद्र साईं जी, वो उस टाइम थोड़े समझदार थे और कहीं ना कहीं वो बाबा से एक छोटे से बाबा का एक पोस्टर था, इतना सा कार्ड टाइप जो फोटो होती है, वो हमेशा बाबा की अपने पास रखते थे। जब मूवी आई थी, आप लोगों को याद हो, अमर अकबर एंथनी, तब से ही वो बाबा के थोड़ा मतलब बाबा से जुड़ने लग गए थे, बाबा की फ़ोटोज़ बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। तो हम लोगों को इतना नहीं पता था। तो उनको मतलब बाबा का थोड़ा सा वो था। दोस्तों, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम और डॉक्टर्स आनन फानन में आप लोगों को 250 किलोमीटर का सफ़र करने को बोल दें, जिसमें आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं, बहुत रिस्की होता है। हम लोग दिल्ली पहुँचे बाबा की कृपा से। दिल्ली आए, दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में फादर को एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, दैट टू मेजर ऑपरेशन, बहुत मेजर ऑपरेशन होता है। मम्मी घबरा गई, बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स बड़े शॉक्ड हो गए, घर में बहुत टेंस्ड माहौल हो गया था। तो हमारे मौसा जी हैं, वो बाबा को पिछले 40 साल से बाबा की हाजिरी लगाते हैं, शिरडी में हर साल जाते हैं बाबा के पास। वो बाबा के बहुत अच्छे डिवोटी हैं। उन्होंने, सॉरी मैं थोड़ा बाबा को कर रहा हूँ, उन्होंने आकर के मम्मी को बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, बाबा हर वक्त भाई साहब के साथ रहेंगे। इनफैक्ट ऑपरेशन के टाइम भी हार्ट बेशक डॉक्टर का चलेगा, लेकिन ट्रीटमेंट मेरे बाबा का चलेगा। बाबा की कृपा से ऑपरेशन हुआ। पापा को दूसरे दिन होश आ गया, इवन पापा वॉक करने लगे तीसरे दिन। डॉक्टर्स ने बोला कि ये इट्स काइंड ऑफ मिरेकल। इस तरीके का ऑपरेशन होने के बाद तीसरे 72 घंटों तक इंसान को होश नहीं आता है, आता भी है तो वो जल्दी से अपनी सेंस में नहीं आ पाता है। आपके हस्बैंड ने
दूसरे दिन आंखें खोली और आपसे बात करने की उन्होंने गुजारिश करी। तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी तरह इनका ऑपरेशन हुआ है एंड रिकवरी इज़ काफ़ी गुड है। 15 दिन का पापा को बेड रेस्ट दिया गया। मौसा जी बीच में आए और उन्होंने आकर हमारी मम्मी से बोला कि आप लोग मेरे साथ शिरडी चलिए। तो उस टाइम ऑपरेशन वगैरह में काफ़ी कुछ खर्चा हो गया था और माली हालत भी हम लोगों की ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो 4 से 5 महीने बाद शिरडी की मौसा जी ने हमको बिना बताए मम्मी पापा की और जो हमारा सबसे छोटा वाला भाई है उनकी बुकिंग करा दी। 3 जनों की उन्होंने अपने खर्चे पे बुकिंग कराई। उन्होंने बोला कि आपका रहना सहना शिरडी में, बाबा के दर्शन कराना, आपका लाने तक मैं एक पैसा नहीं खर्च होने दूंगा, सब कुछ मैं करूँगा। मम्मी पापा और छोटा वाला भाई उन लोगों के साथ शिरडी गए। मेरी मम्मी जल्दी से कहीं जाती आती नहीं है, पैरों में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट वो शिरडी गई और जो एक्सपीरियंस उन्होंने आकर के हमें बताया, उन्होंने ये बताया कि जैसे ही मैं शिरडी में पहुंची, बाबा के दरबार में जैसे ही मैं पहुंची हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा है जैसे कि एकदम से पूरी बॉडी में से जो एक वजन होता है, एक जो कहते हैं ना प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किसी ने एक तरीके से खींच ली और मम्मी को बहुत अच्छा लगने लगा वहाँ पर। मम्मी ने 3 दिन इन लोगों ने वहाँ पर स्टे करा। 3 दिन के बाद जब मम्मी वापस आए, मम्मी पापा वगैरह, तो आकर के मम्मी ने जो एक्सपीरियंसेस बताए सुनकर बहुत अच्छा लगा। बट स्टिल बाय दैट टाइम मैं इतना बाबा को नहीं समझ पाया था। धीरे धीरे पापा की रिकवरी हुई। आज बाबा के आशीर्वाद से पापा जी बिल्कुल ठीक हम लोगों के बीच में बैठे हैं। सब बाबा का ही चमत्कार है। एक ये एक्सपीरियंस था। दूसरा एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाबा का साक्षात्कार हुआ, जो बाबा ने प्रॉपर अपनी प्रेजेंस दिखाई। इन लोगों के शिरडी से आने के बाद 4-5 महीने बाद मेरा एक एग्ज़ाम था। बाय दैट टाइम हम लोग शिरडी नहीं गए थे विद फैमिली। पापा ठीक हो चुके थे पूरी तरह। अब हुआ क्या, मैं कोचिंग करने के लिए मैं दिल्ली आया। 12th करने के बाद मैंने साइंस साइड से 12th करी। तो मम्मी पापा का ये ड्रीम था कि मैं बीटेक करूँ, इंजीनियरिंग करूँ। बट बाय द सेम टाइम मम्मी का ये भी वो था कि इसको बाबा दिल्ली में ही एडमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि सारे रिलेटिव्स जो हैं वो हमारे दिल्ली में ही रहते हैं। तो हुआ ये कि मैंने दिल्ली आया, मैं दिल्ली में मैंने कोचिंग करी। मैंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, डीसी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इन सब के एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लास्ट होप बची इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली की एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। मैंने अपना फॉर्म भरा। फॉर्म पे फादर के सिग्नेचर होने थे। मैंने दिल्ली से वो फॉर्म अपने घर भेज दिया, जो कि 200 किलोमीटर दूर है, नरोरा। वहाँ पर उन्होंने, दिवाली की सफाई चल रही थी, तो फॉर्म गद्दी के नीचे लगा करके रख दिया गया और वो भूल गए। मैंने मम्मी को कॉल करा, मैंने कहा मेरा फॉर्म आप लोगों ने पोस्ट कर दिया, परसों लास्ट डेट है। मम्मी को लगा पोस्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने छोटे वाले भाई को बोला था कि पोस्ट कर देना फॉर्म, वो भूल गया था। अब फॉर्म गद्दी के नीचे रखा रह गया। डेट निकल गई। डेट के 4 दिन बाद मैं पहुंचा दिवाली की छुट्टियों में। कोचिंग कर रहा था दिल्ली में, छुट्टियां पड़ी, मैं घर पहुंचा। घर जा करके बैठे बैठे एक दिन ऐसे ही सोफे की गद्दी के नीचे ध्यान गया, तो देखा मेरा फॉर्म वहाँ पड़ा हुआ था। और कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी प्रॉपर नहीं करी थी, क्योंकि यूपी में मम्मी चाहती नहीं थी कि मेरा एडमिशन हो, और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट होने की वजह से तो बहुत कम परसेंटेज थी कि दिल्ली में एडमिशन मिले, क्योंकि दिल्ली वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब हुआ यूँ, जब मैंने फ़ॉर्म देखा तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मैंने मम्मी पे मैं इवन चिल्ला पड़ा कि आप लोगों ने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, मेरा एक और साल आप लोगों ने ख़राब कर दिया। पहला साल इसलिए ख़राब कर दिया कि दिल्ली में एडमिशन चाहिए, और अब इस साल आप लोगों ने मेरी
जो फॉर्म था, लास्ट होप थी, वो आप लोगों ने नहीं डाली। मैं ये बोल करके निकल गया। गंगा जी का घाट है वहाँ पे हमारे घर के पास, तो मैं जाके गंगा जी के घाट पे बैठ गया। बहुत दुखी था उस दिन, क्योंकि एक साल पूरा प्रॉपर ख़राब होना, साथ के लोग आगे बढ़ रहे थे। घर वापस आया तो देखा मम्मी भी परेशान है, मम्मी फ़ोन पे फ़ोन कर रही हैं, मामा जी वगैरह को फ़ोन करा, जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको फ़ोन करा, सबसे जान पहचान लगाई। सब ने बोला कि हम करा देंगे फॉर्म जमा, कोई बात नहीं है। हम इवन मैं आपको बताऊं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं कुछ लोग, उन लोगों को भी फ़ोन करा गया, सब ने हाथ खड़े कर दिए। बाय दैट टाइम लास्ट डेट गुजरे 10 दिन हो चुके थे। फिर मम्मी को ध्यान आया और उन्होंने बाबा का ध्यान करा, जो कि सबसे बड़े हमारे अप्रोच हैं। बाबा का ध्यान करके मम्मी ने बोला कि अपना फॉर्म निकाल के ला। मैं फॉर्म निकाल के लेकर के गया मम्मी के पास। मैंने कहा ये कुछ नहीं होने वाला है इससे, ये छोड़ दो अब आप, क्योंकि मैं बाबा की शक्ति को पहचानता नहीं था उस वक्त। शाम की पूजा हो रही थी घर में, मम्मी बाबा की पूजा करती थी और मम्मी बाबा का दीपक चम्मच में लगाती थी। वो मेरे को पता नहीं आज तक मम्मी ने क्यों स्टार्टिंग में बाबा का दीपक चम्मच में लगाया, बट वो बोलती थी कि मेरा मन करता है मैं चम्मच में दीपक लगाऊं। तो मम्मी पूजा कर रही थी बाबा की, रोते रोते मम्मी ने वो फॉर्म लिया, बाबा की उदी ऐसे भरी हाथ में, पूरे फॉर्म पर ऐसे लगा दी मम्मी ने, और रो रही थी बहुत ज़्यादा कि मेरी वजह से मेरे बच्चे का करियर ख़राब हो रहा है। रोते रोते जब उनको रोता हुआ देखा तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मत रो, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और एडमिशन हो जाएगा। मम्मी बोली नहीं, सब जुगाड़ देख लिए, सब अप्रोच लगा के देख ली, अब जो मेरी लास्ट अप्रोच है वो है मेरे साइन। मम्मी के ये शब्द थे, उन्होंने फॉर्म के ऊपर उदी लगाई और बाबा के चरणों में लगाकर बोला, बाबा जिस जिस टेबल पे ये फॉर्म जाएगा, जहाँ जहाँ ये फॉर्म जाएगा वहाँ आप होने चाहिए और मेरे बेटे का एडमिशन होना चाहिए। आप यकीन मानेंगे, हमने वो फॉर्म, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मैं स्पीड पोस्ट कर देता हूँ। मम्मी बोली नहीं, नॉर्मल डाक से भेजो। मैंने वो फॉर्म नॉर्मल पोस्ट से भेजा। मैं पूरी होप छोड़ चुका था। आप यकीन मानेंगे, एग्ज़ाम की डेट से एक हफ़्ता पहले मेरे घर पे मेरा एडमिट कार्ड आया। फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका था, बाबा अपना काम कर चुके थे, फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका था। अब मैं पढ़ाई छोड़ चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मतलब प्रिपरेशन छोड़ चुका था, क्योंकि मुझे पता था अब फॉर्म नहीं आना है। अब मेरे पास एक हफ़्ता था, एक हफ्ते में मैंने जी लगा के पढ़ाई करी, बाबा का नाम लेकर पढ़ाई करी, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में जो रैंक आई उसमें आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट होने की वजह से मेरे को एडमिशन नहीं मिला। मम्मी को मैंने बताया, मैंने कहा इस बार आईपी वालों ने सीट्स कम कर दी है, तो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट होने की वजह से मेरे को उसमें एंट्री नहीं मिल रही। मम्मी बोली ऐसा नहीं हो सकता, जिन्होंने तेरा एडमिट कार्ड मंगाया है वही तेरा एडमिशन भी कराएंगे। मम्मी वापस बाबा के पास गई, सेम उसी तरह उन्होंने बाबा को बोला, बाबा जी मुझे नहीं पता, अगर इस बच्चे का साल ख़राब हुआ तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जिम्मेदार मानूंगी, और मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया इस बार मेरी मदद करिए। आप यकीन मानेंगे, आईपी यूनिवर्सिटी ने अपनी दोबारा काउंसलिंग करी, और दूसरी काउंसलिंग में फिर उन्होंने 15,000 बच्चों को बुलाया, जिसमें कि बाबा ने मेरा नाम भी शामिल करवाया। देखिए बाबा कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपकी हेल्प करते हैं। बाबा यहाँ तक ले आए, काउंसलिंग का दिन आया, मैं काउंसलिंग टेबल पे पहुँचा, मेरे पास एक डीडी बनना था 53,000 रुपीज़ का, वो डीडी नहीं बन पाया था, क्योंकि उन दिनों कुछ बैंक की पता नहीं कुछ 3 से 4 दिन की कुछ छुट्टी पड़ गई थी और हमको दिल्ली आना था, इस चक्कर में वो डीडी नहीं बन पाया था। तो मेरे फादर डीडी बनवा रहे थे बाहर, मैं मेरी मम्मी और मेरा कज़न ब्रदर काउंसलिंग सेंटर में थे। काउंसलिंग हो रही थी, मैं फ़ाइल लेकर के गया, उन्होंने मेरी फ़ाइल देखी, उन्होंने बोला डीडी का है। मैं बोला सर मेरे फादर बाहर डीडी बनवा रहे हैं, उनको 5 मिनट लगेंगे। बाहर ही बैंक था कैंपस में। आप यकीन मानिए, उस शख्स ने मेरी फ़ाइल ऐसे उठाई, ऐसे फेंक दी,
और फाइल स्टेज से नीचे। उन्होंने बोला कि भाई तो निकल यहाँ से, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर वहाँ रोने लग गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यार मतलब इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं ये लोग। मैं वहाँ से नीचे उतरा, मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे है, अब कुछ नहीं हो सकता, पापा को मना कर दो। उसने फाइल फेंक दी उन्होंने। मम्मी बोली ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बाबा के होते ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस काम को कराने का बीड़ा मेरे बाबा उठा लें, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हमने वहीं के एक एम्प्लॉय से बात करी, उसने बोला कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाइए, मे बी ही कैन हेल्प। आप यकीन मानेंगे, हम रजिस्ट्रार ऑफिस गए। रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे ही एंट्री करी, जो रजिस्ट्रार थे मिस्टर सुनील राठी, आज भी मेरे को नाम याद है, उन्हों के पीछे बैक साइड पे राजेश राठी, सॉरी, उनके पीछे बैक साइड पे बाबा की इतनी बड़ी फ़ोटो थी इस तरीके से। तो एज एन ऐसा लगा कि बाबा वहाँ वेट कर रहे थे हम लोगों का पहुँचने का। वहाँ जा कर के मैं तो रो ही रहा था। तो वहाँ जा कर के मम्मी बताते बताते, मम्मी और मैं दोनों एकदम इमोशनल हो गए। तो उन्होंने तुरंत बोला आप टेंशन मत लीजिए, बाबा बैठे हैं। क्योंकि रूम में घुसते ही जो पहला शब्द उनको देख करके निकला और पीछे बाबा की फ़ोटो देख करके निकला, हम लोगों के मुँह से वो निकला था ओम साई राम। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लीजिए, आप नीचे जाइए और जा कर के मेरा नाम ले देना और आपकी फ़ाइल दोबारा रिकन्सिडर बाबा कराएंगे। हम लोग नीचे पहुँचे। एज सुन एज हम नीचे पहुँचे, तभी वहाँ से जिस शख्स ने मेरी फ़ाइल फेंकी थी, उसी शख्स ने माइक में अनाउंसमेंट करी, आशुतोष सिंह जी जहाँ कहीं भी हों ऊपर आएँ। मैं ऊपर गया, उन्होंने पूछा कि आप राजेश शाह जी को कैसे, राठी जी को कैसे जानते हो? मैंने उनको, मेरे मुंह से निकल गया कि वो मेरे चाचा जी हैं। उन्होंने बोला बेटा पहले बताना चाहिए था, चिंता मत करो, कहाँ कॉलेज चाहिए, कहाँ रहते हो? मैंने उनको बताया जी मैं तिलक नगर में रहता हूँ। उन्होंने बोला कौन सी ब्रांच चाहिए? मैंने बोला मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए। उन्होंने बोला कि बेटा वो ब्रांच तो है नहीं अवेलेबल, सारी सीट फुल हो चुकी हैं और तिलक नगर के आसपास भी कोई ब्रांच नहीं है। जो आपको कॉलेज मिलेगा वो मिलेगा जीटी करनाल हाईवे पे। इतना सुनते ही मैं डर गया। मैंने कहा यार बहुत दूर है, क्योंकि मेरे कज़न ने बताया जो दिल्ली में रहता था कि वो बहुत दूर है भाई, आप डेली अप डाउन करोगे तो परेशान हो जाओगे। मन में फिर मैंने बाबा का ध्यान करा। मैंने कहा बाबा मम्मी का इतना विश्वास है, इतने सारी जगह आप हेल्प कर रहे हो, अब मेरा भी विश्वास आप में जग चुका है और मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कुछ ऐसा करो कि आसपास कहीं कुछ हो जाए। आप यकीन मानिए, जो 6 बंदों का पैनल बैठता है, जो पहला बंदा बैठा था उसने आवाज़ लगाई आशुतोष जी। मैं 6 बंदे के पास खड़ा हूँ, फर्स्ट बंदे ने आवाज़ लगाई आशुतोष जी। हम बहुत धीरे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि दूसरे बंदे को नहीं सुनाई जा सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल कि पहले बंदे को सुनाया गया हो। उसने वहाँ से आवाज़ लगाई आशुतोष जी आपको इसी ब्रांच चाहिए, तिलक नगर रहते हो? मैंने कहा जी हाँ। बोले आ जाओ, एक सीट खाली है हरिनगर में, गुरु तेग बहादुर कॉलेज में। वो सीट मेरे नाम पे एनरोलमेंट हो गई और बाबा की कृपा से आज इंजीनियरिंग कंप्लीट करके वेल रेप्यूटेड कंपनी में, बाबा के आशीर्वाद से, सब कुछ बाबा का ही दिया हुआ है, जॉब भी कर रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है बाबा के। एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि शिरडी वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत सच्चाई है इस बात में। कैसे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब मम्मी पापा शिरडी होकर के आए तो मम्मी ने बाबा से बोला था कि बाबा मैं अगली बार जब भी आऊँ तो अपने पूरे परिवार के साथ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे आपके यहाँ मत्था टेकें। अगले साल दशहरा आया, मौसा जी हर साल दशहरे पे जाते थे। अगले साल दशहरा आया, बाबा का पुण्यतिथि दिवस होता है। अगले साल दशहरा आया, दशहरे की बुकिंग्स मौसा जी करा रहे थे। उन्होंने बोला कि हम 2 बच्चों की बुकिंग करा देते हैं। मम्मी ने बोला हाँ ठीक है आप करा दो, मैं पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। उस टाइम भी माली हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि पापा ऑपरेशन की वजह से ड्यूटी ऑफिस कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, नहीं जा रहे थे। तो अब हुआ ये, मम्मी ने मेरे को बोला कि आशु तुम्हारा एडमिशन हो गया है, तुम चले जाओ।
तो मैंने कहा ठीक है। एडमिशन की बात आई, सब कुछ ठीक था। नहीं, ये एडमिशन से पहले की बात है। तो बाबा के यहाँ जाने के लिए मेरी बुकिंग हो गई, बट समहाउ मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि फैमिली के बिना जाना मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। मैं बोला मम्मी मेरा मन नहीं है आप लोगों के बिना जाने का। मम्मी ने मेरे को क्लियर बोला कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, कि हम 5 भाई हैं, 2 मेरे मम्मी पापा, तो टोटल 7 मेम्बर्स थे उस टाइम हम लोग, कि हम लोग 7 बंदों का इतना खर्चा उठा के 40-50 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा आता, जो कि हम मैनेज कर सकेंगे। 30-40 हज़ार का तो आता ही आता। तो मैं बहुत दुखी हुआ। समहाउ उन लोगों ने अपनी बुकिंग करा ली, मेरी भी बुकिंग हो गई। ये 3 महीने पहले बुकिंग होती है, 3 महीने तक कंटिन्यूसली मम्मी से ये डिस्कशन चलता रहा। एंड में फिर मैंने बाबा से बोलना शुरू करा। मैंने कहा बाबा जी मेरे को आपके यहाँ अकेले नहीं आना है, मेरे को अपनी फैमिली के साथ आना है। अब सुनिए बाबा ने क्या करा। बुकिंग डेट, जर्नी डेट से 4 दिन पहले पापा का LIC का चेक आया। 2 चेक आए 40-40 हज़ार रुपये के। इंसान LIC करा के भूल जाता है, उसको पता नहीं रहता है कि कब मैच्योर होनी है, कब क्या होना है। जब चेक आए तो बाबा ने वो पैसों का ज़रिया बनाया। चेक आ गए हमारे पास, हमारा पैसों का इंतज़ाम हो गया। अब ये था कि हमें टिकट बुक करानी है, तो हमको मौसा जी ने सजेस्ट करा कि आप तत्काल में देखना। तत्काल का दिन आया जर्नी से 1 दिन पहले। तत्काल टिकट के लिए पापा गए बुकिंग कराने के लिए अपने फ्रेंड के पास। उन्होंने बोला कि सिंह साहब गाड़ी पूरी फुल है, इनफैक्ट वेटिंग चल रही है, तत्काल में भी सीट नहीं है, नहीं मिल पाई आपको। पापा घर आ गए। घर पे आकर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बात है। कोई 11 सुबह 12 साढ़े 12 का टाइम था। हम लोग बहुत निराश हो गए, बट कहीं ना कहीं मेरी बुकिंग थी, मेरे को अकेले जाने के लिए बोला जा रहा था, जो कि मैं नहीं चाहता था। तो मैंने बाबा से फिर अरदास लगाई। तो जो मेरे बड़े ब्रदर हैं, जो बाबा का छोटा पोस्टर लेकर के उस टाइम पे चलते थे, वो सो रहे थे। दोपहर के 1-1:30 बजे की बात है। वो सडनली खड़े हुए। उन्होंने मम्मी को बोला कि मेरे को पैसे दो बुकिंग के लिए। मम्मी ने बोला अभी आप पापा होकर के आए हैं, नहीं है टिकट बुक, नहीं हो सकती। बोले मम्मी पैसे दो। उन्होंने पैसे दिए। भाई गए, कंफर्म टिकट लेकर के आ गए। मम्मी बोली ये कैसे हुआ। भाई बोले कि मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं मम्मी। मैं सो रहा था, सोते सोते साईं बाबा आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को खड़ा करा और बोले कि खड़े होकर के सीट बुक करा के आओ। भैया गए। आप यकीन मानेंगे हम 7 जने हैं, वहाँ पर 7 ही सीट्स अवेलेबल थी, जो कि हमें मिल गई। तो ये बाबा ने हमें बुलाना था। अब देखिए, हम जो मम्मी पापा वगैरह उधर रहते थे नरोरा में, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, वो लोग वहाँ पर नवरात्रों में माता रानी की चौकी लगाते थे। तो हम लोग अष्टमी की पूजा करके फिर वहाँ से निकलते थे। अष्टमी वाले दिन की हमारी बुकिंग होती थी, तो हम 200 किलोमीटर ट्रैवल करके आते थे और फिर ट्रेन पकड़ते थे। तो हम लोग वहाँ से निकले, अष्टमी आई, हम लोग वहाँ से निकले, टिकट बुक हो चुकी थी। भैया लोग इधर रहते थे हमारे मामा जी वगैरह के साथ, तो इधर से मामा जी वगैरह ने भी जाना था शिरडी। ये लोग इधर से निकले, तो ये लोग थोड़ा लेट हो गए। हम लोग गोवा एक्सप्रेस में बैठ चुके थे, ट्रेन जो शिरडी पहुँचाती है हमको। हम लोग उसमें बैठ चुके थे। उसमें बैठने के बाद हम लोग कंटिन्यूसली फ़ोन पे थे भाई लोगों के साथ, बट ये लोग बहुत लेट हो गए थे। ट्रेन चलने का टाइम हो चुका था और ये लोग स्टेशन के बाहर, इनका ऑटो रुका था, जो मेरी लास्ट कॉन्वर्सेशन इन लोगों से उस टाइम हुई। तो मैंने बोला मम्मी ये लोग तो ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। तो बाहर आपने देखा होगा थोड़े से वाइट शर्ट में वो टिकट चेकिंग वाले लोग खड़े रहते हैं आजकल हर कोच के बाहर। मेरे फादर ने चेन पकड़ ली थी कि मैं चेन खींच दूंगा, मेरे बच्चे लेट हो जाएंगे। तो टीटी ने बोला जी आपके बच्चे कहाँ हैं। उन्होंने बोला जी अभी वो रेड लाइट पे हैं बाहर, स्टेशन के बाहर ऑटो में। बोले जी आप ट्रेन की चेन खींचोगे, ट्रेन फिर चल पड़ेगी, क्योंकि ये सोर्स स्टेशन है इसका, तो ज़्यादा देर का डिले नहीं कर पाओगे आप, आपका फ़ाइन हो जाएगा, बच्चे आपके नहीं पहुँच पाएंगे। मम्मी जब भी ट्रैवल करती हैं तो बाबा की एक छोटी सी मूर्त अपने साथ लेकर चलती हैं, जिसे गोद में ही रखती हैं मम्मी। आप यकीन मानिए
कि जैसे ही ट्रेन चलने के लिए हिली, मम्मी की आंखों में से आंसू निकल पड़े कि बाबा मैं अपने बच्चों के बिना नहीं आऊँगी, आप चेन खींच दो, हम भी उतर जाते हैं। पापा चेन खींचने ही वाले थे, इतने में ही ट्रेन रुक गई। बहुत रेयर होता है ऐसा, बहुत, मैंने आज तक नहीं देखा, पहली बार ही देखा था कि सोर्स स्टेशन पे ही ट्रेन रुक जाए। बट ट्रेन रुकी एंड सडनली अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन 15 मिनट डिले से चलेगी। वो सब मेरे बाबा का करम था, बाबा ने हमें बुलाना था, बाबा ने ट्रेन रोकी, बाबा ने ट्रेन 15 मिनट लेट कराई। ठीक 12 मिनट बाद मेरे भाई और मामा जी वगैरह ये लोग ट्रेन में चढ़े, उनके चढ़ने के 3 मिनट बाद ट्रेन चल पड़ी। तो ये मेरे साईं का करम है। ये तो कुछ चुनिंदा एक्सपीरियंसेस थे जो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरे को लगा कि करने चाहिए। बट बाबा के एक्सपीरियंसेस उठते बैठते दिन रात चलते फिरते हर जगह बाबा का एक्सपीरियंस है, हर जगह। आप बाबा को भोग लगाने का मन में विचार लाइए और आप आंख बंद करके रात को सो जाइए कि मेरे को बाबा आपको भोग लगाना है। बाबा आपको खुद बताएंगे कि बाबा ने आपसे क्या भोग लेना है। मेरे साथ हो चुका है। तो बाबा की भक्ति बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत रस है इनकी भक्ति में। एक बार बाबा का होके देखिए, आप बाबा की तरफ एक कदम चलेंगे, बाबा आपकी तरफ 10 कदम चलेंगे। और जिसके ऊपर इनका हाथ है ना, उसका दुनिया में कभी बुरा नहीं हो सकता। बाबा अपने भक्त को हर मुश्किल से इस तरह पकड़ के खींच लेते। अंत में मेरा सबको ओम साई राम। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंसेस सुनने में मज़ा आया होगा। बाबा की लीलाएं बहुत हैं, बहुत अनंत लीलाएं हैं बाबा की। आप सभी को ओम साई राम। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।